अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। डीजी आईएसपीआर की जानिब से आज आईएसपीआर के हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी कुछ देर पहले मैं खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आया हूँ और वहाँ पे क्या मूड था, वहाँ पे क्या सवालात हुए हैं और क्या ब्रीफिंग दी गई है, उसको डिटेल से उसे असेस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और बाद में इसके बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करूंगा। मुझे भी एक सवाल करने का मौका मिला था, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे ही डीजी आईएसपीआर उस प्रेस रूम के अंदर तशरीफ़ लेकर आए जहाँ पे मीडिया बैठा हुआ था, तो आते साथ ही सबसे पहले जो है वो काफ़ी चहक रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो वहाँ पे जर्नलिस्ट ने उनसे कहा भी कि आप जो है आज काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, खुशी की बात है, ज़ाहिर बात है। कल रात की जो डेवलपमेंट हुई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एक जो कन्फ्यूजन वगैरह का माहौल था वो अब जो है वो क्लियर हो चुका है, तो इस वजह से सभी खुश हैं। उन्होंने कहा जी मैं भी खुश हूँ, पाकिस्तान भी खुश है। बल्कि वहाँ पे हामिद मीर साहब बैठे हुए थे हम जर्नलिस्ट के साथ ही, तो उन्होंने कहा वो देखिए हामिद मीर साहब भी जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी ब्रीफिंग का जो है वो आगाज़ किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये ब्रीफिंग जो है वो जो सीडीएफ का जो ओहदा है उस सिलसिले में शायद ये ज़्यादा गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ के अंदर ही जो है उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये ओहदा जो है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगी जो सूरत हाल है उसके डायनामिक्स अब चेंज हो चुके हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ पहले जिस तरह नेवी और लैंड यानी कि समंदर में लैंड पे या फ़िज़ा के अंदर सिर्फ अब जंगें नहीं होती, बल्कि उसके अंदर स्पेस भी इन्वॉल्व होती है, साइबर स्पेस भी इन्वॉल्व होती है और बहुत से फ्रंट्स होते हैं जिसको काउंटर करना होता है। तो उसके लिए ये सीडीएफ का जो एक कमांड सिस्टम था वो बहुत ज़रूरी था और इसीलिए अब ये ओहदा जो है वो बनाया गया है और अब ये अपना काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ से इतनी सी उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद जो है वो टोटल डायरेक्शन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ चली गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन इस 1.5-2 घंटे की जो गुफ्तगू थी उसमें एक बार भी उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, उनको मतलब नाम लेके मुखातिब नहीं किया। उन्होंने मुख्तलिफ अलकाबात कहे, उन्हें जहनी मरीज़ भी कहा, उन्हें और भी बहुत से अल्फाज जो है वो उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तक का लफ्ज़ जो है उनके लिए इस्तेमाल किया गया। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने उस वक्त ये बात कही कि मैं सबसे पहले जो है जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो इट्स अ क्रीपिंग नेशनल थ्रेट, जो कि इस वक्त इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ रहा है। तो इमरान खान साहब को या उनकी जमात को जो है वो उन्होंने एक क्रीपिंग नेशनल थ्रेट का जो है वो नाम दिया कि जनाब एक बढ़ती हुई मतलब कौमी जो एक प्रॉब्लम है या थ्रेट है, ये उन्होंने उसका नाम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे शख्स के बारे में है हु हैज़ अ डिलूजनल माइंडसेट, यानी कि जो जहनी तौर पे जो है वो मफलूज है। उन्होंने ये बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़ात जो है और उसकी ख्वाहिशात जो है वो उसको पाकिस्तान से भी बढ़ के समझता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो एज सच जो है वो इसके अलावा इनके अंदर कोई और चीज़ नहीं देखी और मैं इनको जो है वो एक नेशनल थ्रेट जो है वो समझता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इनकी जो वर्किंग देखी है, वो बयानिया किस तरह बिल्ड किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी पहला जो है वो सबसे पहले एक बयान आता है और इमरान खान साहब का कोई बयान आता है। जिस तरह उन्होंने बेसिकली हालिया जो भी मुलाकात हुई थी उज़मा खान साहिबा जो उनकी बहन की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जब वो बाहर आई और उसके बाद आके उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स वगैरह हुई, तो उसका उन्होंने पूरा एक ग्राफ जो है वहाँ पे बनाया हुआ था। उन्होंने कहा आप ये देखिए कि यहाँ से जो है वो बयानिया बिल्ड किया जाता है, ये बयान आता है, उसके बाद उसको इनके जो ट्रोल अकाउंट्स हैं वो उसको रीट्वीट करते हैं या उसी को जो है वो बिल्ड करना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो उसको पिक करता है और उसके ऊपर अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर देता है और अपने पूरे पूरे प्रोग्राम्स जो है वो उसके ऊपर करता है। और इस तरह ये आपस में सारा कुछ जो है वो कनेक्टेड है और इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयानिया बिल्ड किया जाता है और उसका जो सोर्स होता है वो इमरान खान साहब होते हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी सियासत को जो है वो फ़ौज से दूर रखें। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप जो है वो फ़ौज के हवाले से हमेशा इतने कंसर्न क्यों रहते हैं। ये फ़लाँ का ट्रांसफ़र उधर हो गया, उसकी पोस्टिंग वहाँ हो गई, इसको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, आपकी सियासत इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकलती।
इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारी अफवाज हैं इसके अंदर जो जवान होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास जो सोसाइटी है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर आपके ज़हन में ये है कि आप इस किस्म के बयानिए को बिल्ड करेंगे कि आप एक अफसर और उसके जवान के दरमियान जो है कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम वो लोग हैं जो जनाजे भी इकट्ठे उठाते हैं, हम वो लोग हैं जो मरते भी इकट्ठे हैं और मारते भी इकट्ठे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बयानिए के ज़रिए जो है इनमें कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाए। दूसरा, उन्होंने साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि अब जो है हम बेयर नकल्स के साथ जो है इनको हैंडल करेंगे। बेयर नकल्स बेसिकली अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो वो ये है कि ग्लव्स उतार के, एक तो बॉक्सिंग होती है ना जिसमें आपने ग्लव्स पहने होते हैं, अगर आपने कभी बॉक्सिंग देखी हो तो उसमें ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन एक लड़ाई होती है जो बेसिकली बगैर ग्लव्स के होती है, बेयर नकल्स के साथ जो है वो लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि अब जो है वो स्टेज आ गई है कि अब हम इस थ्रेट का मुकाबला जो है वो बेयर नकल्स के साथ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जो है वो यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम एंड यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और ये जो एक मुहावरा था इसको उन्होंने कुछ 3-4 दफ़ा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बार बार उन्होंने दोहराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो शख्स है ये जो बयानिया बिल्ड करता है उसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज के साथ होता है। ये सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज को जो है वो टारगेट करते हुए हर कोई बात करता है। इसका अब सियासत से जो उसका ग्राउंड है वो ये उसमें से निकल चुका है, इसका उसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से जो है वो आप जो भी चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो आपके ऊपर चंद जिम्मेदारियां भी डालता है कि आप आर्म फोर्सेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से जो है वो कोई कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि आप सिर्फ इनकी जहन का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगा लीजिए कि इनके अपने अभी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो NDU का जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स है उन्होंने अभी वो अटेंड किया था, तो उसको उन्होंने उन अफराद को जो है वो मीर जाफर मीर सादिक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज के साथ अगर आके आप कोई एक्टिविटी करते हैं या आप कोई कोर्स अटेंड करते हैं तो फिर आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसका तो मतलब है कि यानी आज अगर आप तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त ISPR के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी तमाम किताब जो है वो गद्दार हैं। उसके बाद नौरीन खान न्याजी साहिबा जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे इंडियन चैनल्स को, उसके क्लिप्स भी जो है उन्होंने वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया जो है वो इनके इस मामलात को जो है वो किस तरह जल्दी से पिक करता है और इनके धड़ाधड़ जो है वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और बेसिकली वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी के लिए जो है वो इनकी बहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बड़ा पसंद है, ये बार बार उस शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हैं जिसने पाकिस्तान को तोड़ा है और उसको इन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है और उसका जो है वो बार बार अपने बयानिए के अंदर बिल्ड करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि DG ISPR ने 3 या 4 दफ़ा इस जुमले को भी उन्होंने रिपीट किया कि बयानिया बनाने के मास्टर हैं। और उसके बाद गोबल्स का उन्होंने जिक्र किया। गोबल्स जो है वो बेसिकली हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मास्टर था जो बेसिकली उसके लिए बयानिया बिल्ड करता था, तो उन्होंने उसका भी 3-4 दफ़ा जिक्र किया कि अगर गोबल्स भी जो है वो इस वक्त इनको देखे तो वो भी शर्मा जाए कि भाई जो काम आप करते हैं वो तो मैंने भी नहीं किया। तो अब इसको आप तारीफ समझ लीजिए, इसको आप सार्काज़म समझ लीजिए, वॉट एवर यू वांट टू से इट, लेकिन वो बार बार इस चीज़ को वो भी रिपीट करते रहे कि जनाब बयानिया बनाने के जो है ये बड़े मास्टर हैं। उसके बाद चंद जो स्लाइड्स चलाई गई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी उसमें इमरान रियाज खान साहब उनकी जो है वो स्लाइड वहाँ पे दिखाई गई, शहबाज गिल की चंद ट्वीट्स दिखाई गई, उनके वीलॉग्स के चंद क्लिप्स दिखाए गए, असद अली तूर का भी जो है वो एक क्लिप दिखाया गया, जबकि असद अली तूर जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। उसके बाद आदिल राजा, साबिर शाकिर साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर, इनके भी क्लिप्स जो हैं वहाँ पे दिखाए गए या फिर इनकी ट्वीट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे दिखाई गई। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो इंडियन एंकर है उनका भी जो है वो एक पूरा क्लिप वहाँ पे दिखाया गया कि ये देखिए वो इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहा था कि जनाब इमरान खान को क्या मार दिया गया है, हैज़ इमरान खान बीन किल्ड, और इस वक्त जो है वो शायद ये टेस्ट किया जा रहा है। वो जो सारी झूठी खबरें आपको पता है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर चलती रही कि जनाब ये बेसिकली चेक किया जा रहा है कि अगर इमरान खान की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है, तो शायद इसको टेस्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वो उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम्स करता रहा था, उसके क्लिप्स भी जो है वो दिखाए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब
पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके इस बयानिए की वजह से जो है वो बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे। बल्कि एक बड़ा सख्त जुमला उन्होंने कहा कि कुत्ते जो हैं वो कुत्ता अगर भौंक रहा हो तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है वो आज DGISPR की जानिब से जो है वो यहाँ पे कही गई। बाकी भी मतलब वो कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें मिसाल के तौर पे दहशतगर्दों के हवाले से, फितनतुल खारिज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इनको ये बात क्यों इतनी पसंद है कि जनाब इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, इनके साथ जो है वो किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली उन तमाम फोर्सेस के साथ जो है वो अलाइन होते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेसिकली बातचीत करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशंस का जब एक सिलसिला शुरू हुआ तो एक सवाल जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने एक्चुअली वहाँ पे किया। मालिक साहब ने उनसे पूछा कि जी ये बताइए कि आपने ये जो भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आप बेसिकली चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया जाए, उसे बैन कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि फ़ौज बतौर इदारा उनके ऊपर जो है वो हमला किया जाता है तो हमारा भी हक बनता है कि हम जो है आगे से जवाब दे सकें और हम अपने कंसर्न जो हैं वो शो कर सकें। अब आगे रियासत ने क्या करना है, रियासत क्या फ़ैसला करती है, हम उसका एक कॉम्पिटेंट हैं। तो हमने ये फ़ैसला नहीं करना, ये रियासत ने फ़ैसला करना है कि आपने इसको डील किस तरह करना है। हम सिर्फ अपनी जो कंसर्न्स हैं हम सिर्फ उसको शो कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ऑब्वियसली फ़ौज पाकिस्तान का एक बड़ा अहम इदारा है और अगर वो अपने ये कंसर्न्स जब शो करता है तो फिर इसका मतलब है कि पहिया जो है वो घूमना शुरू ज़रूर हो जाता है। उसके बाद मेरी भी बारी आई, मैंने उनसे वहाँ पे एक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने उनको इमरान खान साहब को, पहले तो आपने नाम नहीं लिया, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन साथ ही आपने मैंने उनको माजी की एग्जांपल दी। मैंने कहा जी अगर मैं माजी उठा के देखूं तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, इन तमाम अफराद को जो है वो एक ना एक दौर में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया गया और अब जो है वो इमरान खान साहब को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया जा रहा है। और इसी स्टेज के ऊपर जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले आपकी जगह पे एक और साहब यहाँ पे होते थे और वो उस वक्त हमें बताते थे कि जनाब इमरान खान साहब से बेहतर एक्चुअली लीडर कोई नहीं है। तो मुझे क्या पता, आज 2025 चल रही है, आज से 7-8 साल के बाद फिर से आपकी जगह शायद कोई और यहाँ पे आके खड़ा हो और वो ये कहे कि जनाब 2025 के अंदर जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गलत थी, इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो उसका जवाब उन्होंने DGISPR ने ये दिया कि देखिए माजी के जिन नामों का आपने नाम लिया है उनके हवाले से कभी भी इतनी सख्त पोजीशन या इतनी खुल के जो है वो कभी भी बात नहीं हुई जितनी इमरान खान साहब के हवाले से हुई है। तो ये फ़र्क है, इस मरतबा जो है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद उन्होंने कहा कि एक और सवाल एक्चुअली यहाँ पे एक खातून जर्नलिस्ट थी, मैं इस वक्त नाम उनका नहीं मैंने लिखा हुआ, उन्होंने वहाँ पे पूछा कि ये बताइए कि इस तरह लगता है कि आप जो इदारा जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव के ऊपर जाते हैं, आप उनको एक जगह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कह रहे हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है आप उससे कतराते हैं। तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कतराते नहीं हैं, इसको डिफेंसिव आप मत समझिए, हम प्रैग्मेटिक जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, जो सिचुएशन को असेस करते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखते हुए जो है वो हम बात करते हैं। उसके बाद अजमल जामी साहब ने एक्चुअली एक सवाल किया जिसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि DGISPR जो है थोड़ा सा इरिटेटेड हुए, क्योंकि उन्होंने एक सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो डिले हुआ था CDF के हवाले से ये क्यों हुआ था, जो इनका नोटिफिकेशन था इसमें इतनी देर क्यों हो गई? उसका उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा था साहिब शमशाद मिर्ज़ा साहब वाला, उन्होंने कहा वो एक कमेटी की फंक्शनिंग थी सिर्फ, लेकिन ये जो है एक पूरी कमांड है, तो इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो करनी पड़ती है और इसकी वजह से जो है वो टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ। उसके बाद एक और उन्होंने सवाल किया जामी साहब ने, वो ये था कि जी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड, ये बताइए कि क्या वो क्या दीगर फोर्सेस से भी लिया जा सकता है, यानी कि नेवी और एयरफोर्स से भी लिया जा सकता है? उसका जवाब जो उसके ऊपर वो ज़रा थोड़ा सा अफेंड मुझे लगा जैसे फील हुए हैं, उस पर उन्होंने कहा कि आप इस तरह के सवाल करके जो है ना वो बिला वजह एक इशू क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। आपके सवाल का जवाब जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, उसमें वजाहत हुई हुई है। अगर आपने जाके इसकी डिटेल पता करनी है तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके ऊपर जो है वो कोई कमेंट करूं। एक और सवाल जो है वो भी किया गया था SIFC के हवाले से कि SIFC के जो तर्जुमान हैं उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर कहा था कि FBR जो है वो उसकी फंक्शनिंग के हवाले से जो है कंसर्न्स हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि SIFC जो है वो मुल्की इदारों के हवाले से मुतमईन नहीं है?
तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि इसका बेहतर जो है फोरम नहीं है ये, इसका जवाब जो है वो ही दे सकते हैं, हम इस बारे में जो है वो बात नहीं करेंगे। एक और सवाल किया गया कि जी 9 मई के हवाले से अभी तक जो है वो जिन्होंने वो किया 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस थे उनके हवाले से जो कुछ किया वो तो हो गया, लेकिन उसके जो अबेटर्स थे, यानी कि जो पीछे से प्लानर्स थे, अबेटर्स थे, सपोर्ट करने वाले थे, उनके अगेंस्ट अभी भी इतने साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर उन्होंने कहा कि जी ये डोमेन जो है वो जुडिशरी का है, अदलिया का है, उन्होंने ये करना है, जो कुछ भी करना है, हम उनके डोमेन में जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 का उन्होंने फिर यहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो मैंडेट है वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं जुडिशरी के ऊपर जो है कोई कमेंट करूं। हमारे मामले के अंदर जो है वो जनरल फैज़ का ट्रायल इस वक्त चल रहा है जो इन तमाम मामला से कंसर्निंग है। अच्छा, ये बड़ा एक बारीक पॉइंट था जिसमें एक्चुअली मेरे ख्याल में बहुत कुछ वो कहेगा कि जनाब जो इस 9 मई के हवाले से जो हमसे कंसर्निंग है वो जनरल फैज़ का मामला। तो यानी इसका मतलब था, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो ये है कि जनरल फैज़ की 9 मई के हवाले से भी जो है कोई ना कोई इंक्वायरी हो रही है या वो भी इस मामले के साथ शायद जोड़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ये मामला बड़ा सीक्रेसी में है, सो आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या होता है। अब इस सारी चीज़ के बाद ज़रा थोड़ा सा एनालिटिकल इसको ज़रा असेस कर लें। पहली बात तो ये कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तानी अफवाज की मैंने नहीं देखी। इससे पहले मुझे याद है कि एक DGISI की और उस वक्त DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी काफ़ी जो है वो सख्त ज़बान जो है इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जो जिन अल्फाज का चुनाव आज किया गया इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर, मैंने आज तक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं देखी एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तमाम जर्नलिस्ट जब वहाँ से निकले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, तो वी वर ऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कि इतनी जो है वो सख्त पोजीशन जो है वो ली जाएगी। दूसरी बात ये इसकी टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही CDF के हवाले से कल जो नोटिफिकेशन हुआ है, और अब हम सबको पता है कि कम से कम जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका जो दौरानिया है बतौर आर्मी चीफ, वो अब चलेगा दिसंबर कम से कम 2030 तक। कम से कम, ये अभी भी मैं कम से कम कह रहा हूँ क्योंकि उधर जाके भी जो है वो एक एक्सटेंशन की गुंजाइश भी वहाँ पे मौजूद है। सो फिलहाल जो नोटिफिकेशन कल रात को हो चुका है वो कम से कम उन्हें दिसंबर 2030 तक लेके जाता है। इस सारी चीज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की अफवाज ने या इस इदारे ने जो है वो फैसला कर लिया कि वी आर गोइंग टू गो ऑल आउट अगेंस्ट देम। ये हकीकत है कि इवन दो मैंने खुद भी ये क्वेश्चन किया था, और जाहिर बात है उस वक्त कभी भी उस वक्त जो है वो इदारा सोचता ज़रूर था या अपनी पोजीशनिंग इस तरह करता था कि वो सियासी रहनुमाओं को जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझे। लेकिन मेरी जो है वो याददाश्त में नहीं आता कि कभी किसी सियासी रहनुमा के हवाले से जो है वो इस तरह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब अगर एक शख्स आज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में कल को वो वज़ीर आज़म बन सके? मैं नहीं जानता, ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। लेकिन प्रॉब्लमेटिक एरिया कहाँ पे है? मेरे ख्याल में इस सारे मामले के अंदर प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है कि जिस शख्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है वो एक सूबाई असेंबली में उसकी जमात जो है वो उसके नाम के ऊपर खड़ी हुई है, उसका वोट लेके वहाँ पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है इस वक्त वो उसके नाम के ऊपर खड़ी हुई है, उसके नाम के ऊपर बहुत से सेंटर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। उसकी जमात एक फंक्शनिंग जमात है, उसकी जमात का वोट बैंक है पाकिस्तान में बहुत बड़ा, करोड़ों की तादाद में जो है उसका वोट बैंक है। लाखों में तो नहीं है, जाहिर बात है, करोड़ों के अंदर जो है उसका वोट बैंक वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो उस लीडर को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर देना, जाहिर बात है इसका मतलब है कि उसके कारकुन, उसके फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले जो हैं वो इस सारे मामले से काफ़ी हद तक एलियनेट अपने आप को फील करेंगे कि जनाब हमारे लीडर को जो है वो ये सब कुछ कहा गया। क्या ये माइंडसेट चेंज हो सकता है? क्या आने वाले सालों के अंदर, महीनों के अंदर जो है वो ये माइंडसेट चेंज हो सकता है, या फिर उन लोगों के माइंड जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे? अभी तक अगर फ्रैंकली स्पीकिंग उठा के देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो पोजीशनिंग, पब्लिक पोजीशनिंग, मैं कम से कम पब्लिक पोजीशनिंग कहूँगा कि जो इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से इदारे ने ली थी, शायद इतनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक पोजीशन आज तक कभी ली भी नहीं है जो अब उन्होंने ले ली है। इसके आने वाले असरात, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने आपको बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एक चेंज का आज जो था ना वो ये अनाउंसमेंट थी कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी अब तब्दीली आने जा रही है। इमरान खान साहब का नाम तो लिया जाता है लेकिन इमरान खान साहब की तस्वीर, उनके बयानात, उनकी तकारीर कुछ भी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर जो है वो शो नहीं होता। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों के अंदर जो है क्या मज़ीद सख्ती होगी। वो तमाम अफराद
बल्कि एज मैटर ऑफ फैक्ट आमिर इलियास राना साहब ने यहाँ पे एक सवाल किया था कि आपने सोशल मीडिया के जो इनके वॉरियर्स हैं उनका तो आपने नाम ले दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत से लोग हैं जो इनके बयानी को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बेसिकली आपका लिहाज कर रहा था, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ वो तमाम अफराद जो इनको इस तरह सपोर्ट करते हैं, अब ये सिलसिला अब आगे इस तरह नहीं चलेगा, सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के एक और सियासी रहनुमा को जो है आज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन आगे का रास्ता जो है ना वो आसान नहीं होगा। मैं बिल्कुल क्लियरली इसको डिफाइन करूं, वो आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत से अवाम जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन क्या लोगों के माइंडसेट जो हैं वो चेंज होंगे, लोगों को क्या पाकिस्तान की अफवाज बतौर इदारा ये कन्विंस कर पाएगा कि जनाब ही इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब से बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंट जो मैं जिस तरह बात कर रहा था उनकी बहन का इंडियन चैनल्स को जाके इंटरव्यूज़ देना, IMF वाला वो जो लेटर था, रेमिटेंसेस बंद करवाने की बात करना, इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल डिसीजंस थे, वो उस वक्त नहीं लेने चाहिए थे। वो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान को हिट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की पॉलिटिकल फॉलोइंग होती है, लोग जो है वो अपने लीडरों को दरगुजर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं जी एन ए कितना ना तो ठीक कितना है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो माजी में हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये सब कुछ जो है हम माजी में देख चुके हैं। एक ज़माने में उनको भी इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो डिक्लेयर किया जाता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी किया जाता था, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। अब देखते हैं कि इदारे ने जो है जो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, क्या उसके हवाले से कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आई थिंक ओनली टाइम विल टेल। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।